हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत चीन सैनिकों की झड़प के बाद भारत सरकार का बड़ा और अहम फैसला बताएंगे। दोस्तों क्या फैसला लिया गया है और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत अमेरिका संबंधों से बौखलाया ड्रैगन चीन हो गया था आक्रामक। जी हाँ, यूएस के सांसदों का बहुत बड़ा दावा बताएंगे। दोस्तों क्या दावा किया गया है इनकी तरफ से, और साथ ही बताएंगे आपको जहां समुद्री लुटेरों की अब खैर नहीं, अब हाई सी में भी चलेगा भारतीय कानून का डंडा। इंडिया को मिल गया है मैरीटाइम एंटी पायरेसी लॉ। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या होता है ये। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह, हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत के डिफेंस सिस्टम का दिल से समर्थन करते हैं। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत चीन सैनिकों की झड़प के बाद सरकार का अहम फैसला, तवांग में लगाए जाएंगे 23 नए मोबाइल टावर। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास संपर्क सुविधा सुधारने के लिए सरकार ने क्षेत्र में और मोबाइल टावर लगाने का फैसला किया है। तवांग जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुए संघर्ष के बाद ये फैसला किया गया है। तवांग के उपायुक्त KN दामो ने बताया है कि BSNL और भारतीय एयरटेल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 23 नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मौजूदा टावर वांछित सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिससे न केवल रक्षा बलों बल्कि सीमा पर रहने वाले नागरिकों को भी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि पहले सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और बुमला तथा वाई जंक्शन पर भी लोग इंटरनेट व मोबाइल सेवाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इसमें और सुधार की आवश्यकता है। दामो ने कहा है कि इसमें यानी टावर लगाने के काम में रक्षा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि मागो, चुना और नीलिया जैसे नागरिक क्षेत्रों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। उन्होंने बताया है कि जिला प्रशासन ने 43 नए टावर लगाने का अनुरोध किया था। अधिकारी ने कहा है कि नए टावर लगाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन सर्दी का मौसम एक चुनौती बन गया है, जिसमें इससे थोड़ा विलंब हो सकता है। जिले के पहाड़ी इलाकों में पहले ही बर्फबारी हो रही थी, जबकि शहर में रविवार रात पहली बार बर्फबारी हुई और तापमान 0 से नीचे -3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस फैसले का दिल से समर्थन करते हैं कि 23 नए मोबाइल टावर तवांग में लगाए जा रहे हैं दोस्तों, तो बहुत सही फैसला लिया गया है। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितनी ज्यादा सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर भारत अमेरिका संबंधों से बौखलाया ड्रैगन चीन हो गया था आक्रामक। यूएस सांसदों का बड़ा दावा। बता दें अमेरिका के शीर्ष सांसदों ने कहा है कि भारत के खिलाफ चीन की हालिया आक्रामकता भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत की आवश्यकता पर जोर देती है। इंडिया कॉकस के को चेयर ने अपने बयान में कहा है कि हमने अमेरिका भारत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए वर्षों तक काम किया है। सदन द्वारा पारित FY 23 NDAA में खन्ना शर्मन स्वीकृत संशोधन को शामिल करके इंडिया कॉकस के इस दिशा में प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा यह घटना भारतीय क्षेत्र के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के एक और खतरे को चिन्हित करती है, जिसमें 2020 में LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की पूर्व निर्धारित आक्रामकता भी शामिल है, जिसमें लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। सह अध्यक्षों ने वित्त वर्ष 23 की अंतिम सम्मेलन रिपोर्ट में खंड 1260 को शामिल करने की सराहना की। बयान में कहा गया है कि अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे पुराने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में एक अद्वितीय संबंध साझा करते हैं, और कॉकस के सह अध्यक्षों के रूप में हम अपने सुरक्षा संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां BSF जवानों ने मार गिराया ड्रोन। पाकिस्तान की सीमा पर जाकर गिरा 4.3 किलो हेरोइन भी बरामद। बता दे भारत पाकिस्तान सीमा स्थित सीमा निगरानी चौकी दाओके में BSF के चौकस जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिश को विफल कर दिया। मंगलवार देर शाम 7:20 पर सीमा पर गहरी धुंध में BSF जवान गश्त कर रहे थे, तभी जवानों को ड्रोन की आवाज सुनाई दी। चौकस जवानों ने तुरंत फायरिंग की, जिसके कुछ ही देर बाद आवाज आनी बंद हो गई और ड्रोन पाकिस्तान लौट गया। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद ड्रोन पाकिस्तान की सीमा पर जा गिरा। इसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान ड्रोन को उठाकर ले गए। जी हाँ, BSF के प्रवक्ता ने बताया है कि ड्रोन की इस घुसपैठ की तुरंत जानकारी पुलिस व अन्य एजेंसियों को दी गई है।
इसके बाद बीएसएफ और पुलिस ने दाओ के गांव को घेर लिया। बीएसएफ ने बुधवार सुबह पुलिस व अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सर्च अभियान भी शुरू कर दिया। सर्च के दौरान भारोपाल गांव के निकट बाढ़ के पीछे खेत में पीले रंग की टेप में लिपटा एक पैकेट मिला है। जांच में उसके अंदर से 4 किलो और 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। जी हां, घरिंडा थाने की पुलिस ने हेरोइन को कब्जे में ले लिया है। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर समुद्री लुटेरों की अब खैर नहीं, हाई सी में भी चलेगा अब भारतीय कानून का डंडा। इंडिया को मिल गया है मैरीटाइम एंटी पायरेसी लॉ। जी हां, समुद्री डाकुओं पर बनी फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, कैप्टन फिलीपींस हाईजैकिंग, कैप्टन ब्लड आज भी लोगों के जहन में ताजा है। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में कप्तान जैक स्पैरो की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि समुद्री लुटेरे कितने खूंखार होते हैं। भारत भी अब इन समुद्री लुटेरों की वजह से बीते कई सालों से परेशान रहता था। खुले समंदर में होने वाले अपराधों और समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए भारत में अलग से कोई कानून नहीं था। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र यानी हाई सीज या खुले समंदर में पायरेसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब भारत के पास अपना कानून हो गया है। जी हाँ, मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल बोले तो समुद्री जल दयस्युता रोधी बिल को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा से मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 2019 इस साल 19 दिसंबर को पारित हो गया। राज्यसभा से इसे 21 दिसंबर को पारित किया गया। राज्यसभा में आने वाले इस बिल का नाम एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2022 हो गया है। बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये कानून का रूप ले लेगा। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दोनों सदनों में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा है कि आईपीसी और सीआरपीसी में समुद्री क्षेत्र में जल दस्तियों से होने वाली समस्या से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, इसीलिए सरकार इस बिल को लेकर आई है। जी हाँ, इसमें मैरीटाइम पायरेसी को रोकने और ऐसे अपराधों में शामिल समुद्री डाकुओं पर मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया है। ये कानून भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और उसके बाद के समंदर के सभी हिस्सों पर भी लागू होंगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी मैरीटाइम एंटी पायरेसी कानून की खासियत जो भी है दोस्तों, वो सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में आप भी जयशंकर जी को इसके लिए थैंक यू जरूर कह दीजिएगा इस नए कानून के लिए। बात करें और खबर की दोस्तों, जहाँ पर जिन लोगों ने तालिबान को सेलिब्रेट किया आज वो मुल्क के मुजरिम है। जी हाँ, पाकिस्तानी संसद में गरजा ये पख्तून। बता दें, पाकिस्तान और तालिबान के संबंध तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। अफगानिस्तान पर हुकूमत करने वाले तालिबान ने पाकिस्तान को हद में रहने की चेतावनी दी है। इसी बीच पाकिस्तान ने भी तालिबान के साथ संबंध तोड़ने की धमकी दी है। दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच पिछले 1 साल में कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। ऐसे में पाकिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर विदेश नीति पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तानी सांसद मोहसिन डावर ने तो भरी संसद में शहबाज शरीफ सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की नीति फेल हो चुकी है। मोहसिन डावर अफगान सीमा से सटे उत्तरी वजीरिस्तान के NH-40 सीट से सांसद हैं। वो सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान के परपोते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहाँ पर इसी से जुड़ी खबर है, जहाँ शहबाज शरीफ ने आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को कुचलने का लिया संकल्प, कहा आंख मूंद कर नहीं रह सकता। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में अराजकता फैलाने की मंशा रखने वाले आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को कुचलने का संकल्प लिया। शरीफ ने कहा है कि आतंकवादी घटनाओं में फिर तेजी से वृद्धि के भी देश किसी आतंकी समूह के आगे नहीं झुकेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा आतंकवाद घटनाओं में बढ़ोतरी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नया खतरा पैदा करता है। हमारे बहादुर सुरक्षा बल इस खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आतंकवाद को पनाह देने वाले आतंकवादियों को पालने वाला देश खुद पाकिस्तान आतंकवादियों पर एक्शन लेने की बात कह रहा है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये वाकई में शहबाज शरीफ ऐसा करने जा रहे हैं दोस्तों, या फिर पूरे विश्व को और IMF के सामने चमकाने के लिए ढकोसले दिए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग देखते देखते बात करें और खबर की, जहां पर अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की की डिमांड ने बता दिया जंग के अंत की गुंजाइश नहीं। जी हाँ, कहा हथियार हथियार और भी ज्यादा हथियार। बता दें, रशिया यूक्रेन वार पर नया साल क्या कोई सकारात्मक उम्मीद लेकर आएगा? 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध के 300 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जंग का कोई नतीजा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। यूक्रेन जंग से तबाह सा हो गया है, लेकिन अमेरिका और नाटो से मिल रहे डॉलर और विध्वंसक हथियारों के दम पर राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन के सामने तन कर खड़े हैं। जी हाँ, इसी बीच जेलेंस्की जंग से शुरू होने के 300 दिनों में पहली बार विदेश यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य यूक्रेन की ताकत और रक्षा क्षमता को मजबूत करना है, वो भी ऐसे समय में जब रूस जमा देने वाली सर्दियों के बीच यूक्रेन के एनर्जी और वाटर सप्लाई प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहा है। जी
जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जेलेंस्की के राजनीतिक सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने कहा कि जेलेंस्की की अमेरिकी यात्रा ने दोनों देशों के बीच पनपे विश्वास के उच्च स्तर को दिखाया है और उन्हें यह समझाने का अवसर दिया है कि यूक्रेन को किन किन हथियारों की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, जेलेंस्की के राजनीतिक सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने कहा कि हथियार और अधिक हथियार। राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए व्यक्तिगत रूप से ये बताना महत्वपूर्ण है कि हमें कुछ खास किस्म के हथियारों की आवश्यकता क्यों है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें इसी से जुड़ी खबर, जहां यूक्रेन युद्ध ने दे दी है तुर्की और ईरान को हथियार निर्यातक की खास पहचान। जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध से ईरान और तुर्की को हथियार निर्यातक देश की खास पहचान मिल गई है। इसे साल 2022 की एक प्रमुख घटना समझा जा रहा है। दशकों तक इन दोनों देशों की छवि हथियारों के आयातक की थी, लेकिन इस वर्ष इन्होंने हथियारों का बड़े पैमाने पर निर्यात शुरू किया, जिस घटनाक्रम ने दुनिया का ध्यान खींचा। जी हाँ, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां श्रीलंका में बिना अनुमति सेना से गायब रहने वाले 20,000 सैन्य कर्मी सेवा से हटाए गए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर, श्रीलंका में बिना अनुमति सेना से गायब रहने वाले करीब 20,000 सैन्य कर्मियों को आम माफी के तहत आधिकारिक रूप से सेवा से हटा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। सेना छोड़ने वाले सैनिकों को आम माफी दे दी गई है, जो 15 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक प्रभाव में रहेंगी। ये सैनिक काफी लंबे समय से अपने अपने काम पर नहीं आ रहे थे। रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता नलिन हैरात ने कहा कि उनमें से 19,000 से अधिक सैन्य कर्मियों को मंगलवार तक सेवा से असंबद्ध यानी हटा दिया गया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उन सभी को कानूनी रूप से असंबद्ध किया गया। हैरात ने कहा कि अब तक असंबद्ध किए गए सैन्य कर्मियों में थल सेना के 17,322, नौसेना के 1145 और वायुसेना के 1,038 सैन्य कर्मी शामिल है। बात करेगा और खबर की, जहां फीफा वर्ल्ड कप के खत्म होते ही कतर ने यूरोप को दे डाली बहुत बड़ी धमकी। बताते फीफा वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद कतर अपनी एक धमकी को लेकर सुर्खियों में है। कतर ने कहा है कि अगर यूरोपीय देशों ने भ्रष्टाचार को लेकर जांच की तो वो गैस की सप्लाई को रोक देगा। दरअसल बेल्जियम पुलिस ने यूरोपीय संघ के 2 सांसदों और यूरोपीय संसद से जुड़े कई अन्य लोगों को विधायिका के फैसलों को प्रभावित करने के लिए कतर के अधिकारियों से सैकड़ों हजारों यूरो रिश्वत लेने के शक में हिरासत में ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने अब बेल्जियम को चेतावनी देते हुए कहा है कि ब्रसेल्स अधिकारियों की ओर से कथित रूप से विधायिका के फैसलों को प्रभावित करने और रिश्वत के आरोप में उसकी भूमिका की जांच यूरोप के साथ चल रही ऊर्जा बातचीत में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसके साथ ही कतर ने यूरोपीय संसद की ओर से पर्शियन गल्फ कंट्री यानी फारस की खाड़ी के साथ डील रद्द करने के फैसले की भी निंदा की। जी हाँ, कतर के एक राजनयिक ने बयान जारी करते हुए कहा, चूंकि कतर बेल्जियम को प्राकृतिक गैस बोले तो नेचुरल गैस निर्यात करने वाला एक प्रमुख देश है, इसीलिए यूरोपीय संसद की ओर से उठाया गया यह कदम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा सहयोग पर नकारात्मक प्रभाव डालने के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा संकट और सुरक्षा को लेकर चल रही बातचीत में भी रुकावट बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां संबंधों में लंबे तनाव के बाद चीन पहुंची ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री समकक्ष वांग ही से करे मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग व्यापार प्रतिबंधों और राजनीतिक मतभेदों के कारण उच्च स्तरीय संबंधों में एक लंबे तनाव व ठहराव के बाद द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार लाने के मकसद से वार्ता के लिए चीन पहुंची। बीजिंग पहुंचने पर वांग ने इस निमंत्रण के लिए चीन को धन्यवाद दिया। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वांग ने कहा है कि वो बातचीत को लेकर आशान्वित है, जिनमें दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण कई मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। जी हाँ, वांग बुधवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करा। उनकी यात्रा 4 वर्षों में किसी ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री की चीन की पहली यात्रा है। इससे यह उम्मीद जगी है कि ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं के आयात पर चीन के अवरोधों को समाप्त करने और चीन में हिरासत में लिए गए 2 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को मुक्त करने के विषय में प्रगति होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां यूनाइटेड नेशन में अफगानिस्तान के बहाने भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा अब हुआ खेल खत्म। जी हाँ, विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम के सचिव संजय वर्मा ने किसी भी देश का नाम लिए बिना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अफगानिस्तान के बारे में राय रखते हुए कहा है कि एक देश का सैन्य नेतृत्व अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए करता था। उन्होंने दोस्तों यहाँ तक कह दिया कि दुनिया के देशों को अफगानिस्तान की चिंता करनी चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मानवीय सहायता की है। इसके अलावा वहाँ की सरकार की मदद आतंकवाद से लड़ने, नशा के खिलाफ और महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने में
में भी हमारी प्राथमिकता है। जी हाँ, आगे उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वे दिन चले गए हैं जबकि दूसरे लोग अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे और इस तरह की रणनीति अफगानिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। भारत अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए अपने प्रयास और कोशिश करता रहेगा। इसके परे अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए भी भारत प्रतिबद्ध है। ऐसे में दोस्तों इनडायरेक्टली पाकिस्तान को लताड़ा है भारत ने ये कह करके। बात करेगा और खबर की, जहां नेपाल में पीएम देवबा जीते संसदीय दल के नेता पद का चुनाव, अगली सरकार का करेंगे नेतृत्व। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने बुधवार को संसदीय दल के नेता पद के लिए हुए चुनाव में जीत दर्ज कर ली। अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देउबा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एवं पार्टी महासचिव गगन कुमार थापा को 39 वोटों से हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, संसदीय दल के नेता पद के चुनाव में जीत का मतलब है कि 20 नवंबर को हुए आम चुनाव में नेपाली कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद देउबा संभवतः अगली सरकार का नेतृत्व करेंगे और वो प्रधानमंत्री पद पर फिर से बैठने के लिए ऑफिशियली मुहर लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनको थैंक यू आप लोग जरूर कह दीजिएगा देउबा जी को। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहाँ पर अफगानिस्तान पर चर्चा में रुचिरा कंबोज ने कहा तालिबान अलकायदा के बीच संबंधों से क्षेत्र प्रभावित। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अफगानिस्तान पर वार्ता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने भारत का पक्ष रखा। रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी में कहा कि तालिबान और अलकायदा के बीच घनिष्ठ संबंध बने हुए हैं और भारतीय उप महाद्वीप में अलकायदा जैसे अलकायदा के प्रमुख नेतृत्व और संबंध समूहों की अफगानिस्तान और क्षेत्र दोनों में उपस्थिति को रेखांकित किया गया है। इससे अफगानिस्तान और इसके आसपास के क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करेगा और बड़ी खबर की, जहाँ पर महाशिवरात्रि मनाने भारत से 89 हिंदू तीर्थ यात्री पाकिस्तान पहुंचे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बता दे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कटास राज मंदिर में महाशिवरात्रि मनाने के लिए भारत से करीब 89 हिंदू तीर्थ यात्री मंगलवार को यहाँ पहुंचे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पवित्र स्थलों की देखभाल करने वाली ईटीबीपी के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने कहा कि करीब 89 हिंदू तीर्थ यात्री मंगलवार को वाघा सीमा के रास्ते भारत से यहाँ पहुंचे। इवेंक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी राणा शाहिद और फराज अब्बास ने सीमा पर उनका स्वागत किया। जी हाँ, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहाँ पर 1.7 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज पर विपक्ष से बनी सहमति। इंडस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ यूक्रेन को फायदा होगा। जी हाँ, अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के बीच 1.7 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज पर सहमति बन गई है। इस फंड का इस्तेमाल सितंबर 2023 तक किया जा सकेगा। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस राहत पैकेज की काफी अहमियत है। अगर इस पर सहमति नहीं बनती है तो अमेरिका में इकोनॉमिक शटडाउन का खतरा था। शुक्रवार को इस बिल के पास होने की उम्मीद है और इस पैकेज में जो बाइडेन ने यूक्रेन और नाटो को मदद के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी फंड अरेंज किया है। इसके अलावा इंडस्ट्री, पीपल वेलफेयर, डिफेंस और क्लाइमेट चेंज के लिए भी फंड अलॉट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात करेगा और बड़ी खबर की, जहाँ पर खजाना खाली हुआ तो भारत से इंपोर्ट भी हुआ बंद। लाइफ सेविंग ड्रग्स तक मौजूद नहीं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी हो गई है। हालात ये हो चुके हैं कि डायबिटीज के मरीजों को इंसुलिन तक मिलना दुश्वार हो गया है। दरअसल सरकार के खजाने में सिर्फ 6.7 अरब डॉलर बचे हैं और इन्हें भी वो खर्च नहीं कर सकती क्योंकि ये पैसा दूसरे देशों ने बतौर गारंटी डिपॉजिट कराया है। यही वजह है कि भारत समेत दूसरे देशों से रॉ मटेरियल या रेडीमेड मेडिसिन की खरीद नहीं हो पा रही है। मुल्क में जो दवाएं मौजूद हैं उनकी एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 40 रुपए की टेबलेट स्ट्रिप अब दुगनी कीमत पर बिक रही है। फार्मा सेक्टर का कहना है कि अगर जल्द ही मेडिसिन इंपोर्ट शुरू नहीं किया गया तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि पाकिस्तान के पास खुद का एक भी रुपया नहीं बचा है और दवाई जो कि बेसिक नीड होती है दोस्तों, लोगों की आए दिन लोगों को बुखार जुकाम छोटी छोटी बीमारियां होती है दोस्तों। अगर दवाइयां ही नहीं रहेंगी या दवाइयां ही इतनी महंगी बिकेंगी तो अब आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों कि क्या हालात हो सकते हैं। पाकिस्तान के महामारी मच सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपकी क्या राय होगी पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार को लेकर? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और आप किसको सबसे बड़ी वजह मानते हैं दोस्तों पाकिस्तान में जिसने पाकिस्तान के नागरिकों का ऐसा हाल कर दिया? बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्यारी और सिंसियर जनता। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तानी क्रिकेट में बहुत बड़ी हलचल। पीसीबी चीफ रमीज राजा को किया गया बर्खास्त। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा को उनके पद
से बर्खास्त कर दिया गया है। रमीज राजा लगातार अपने बयानों के कारण विवादों में घिरे रहते थे और इसी बीच ये कड़ा एक्शन लिया गया है। रमीज राजा की जगह नजम सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीसीबी की इस नई नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि रमीज राजा को उनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। हालांकि बार बार उन्होंने इन खबरों का खंडन किया, यहाँ तक कि रमीज राजा ने पीसीबी के अधिकारियों से भी कहा था कि सरकार की ओर से उन्हें पद पर बरकरार रहने की मंजूरी मिल गई है। जी हां, आपको बता दें पाकिस्तान को हाल ही में अपने ही घर में इंग्लैंड के हाथों 0-3 से बुरी हार झेलनी पड़ी थी। पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब पाकिस्तान को अपने ही घर में किसी टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी हो। इंग्लैंड से पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को उसके घर में मात दी थी। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां कोरोना के जिस वेरिएंट ने चीन में मचाया कहर, अब वही वेरिएंट दोस्तों भारत में 3 नए मामले में मिले हैं। आपको बता दें चीन में कोरोना वायरस के BF7 वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है। इस वेरिएंट के कारण हर दिन हजारों की संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे। हालात इतने गंभीर हो चुके कि मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पा रहा है। चीन में कोरोना के महाविस्फोट के बीच ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जहां पर ये वेरिएंट भारत भी पहुंच चुका है। गुजरात में 2 और ओडिशा में 1 मरीज में BF7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कहा गया कि सभी राज्य कोरोना से संक्रमित मरीजों की ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं, जिससे वेरिएंट का पता चल सके। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने की भी सलाह दी गई है। एयरपोर्ट्स पर भी विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच के आदेश दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर सेल्फी ले रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता का राहुल ने झटका हाथ। बीजेपी ने कहा मोहब्बत की दुकान के फीके पकवान। जी हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9वें राज्य यानी हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और इस दौरान फ्लैग एक्सचेंज के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी का गुस्सा देख वहां मौजूद कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता हैरान रह गए। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है, जिसमें राहुल मंच पर सेल्फी ले रहे एक कार्यकर्ता को का हाथ झटकते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें राहुल के इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी का घेराव भी शुरू कर दिया। वायरल वीडियो को शेयर करते हुए पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर ने लिखा कि मोहब्बत की दुकान के फीके पकवान, कांग्रेस के लिए जनता सिर्फ वोट बैंक है, तुष्टीकरण की राजनीति तो इनकी रग रग में है, भारत जोड़ो यात्रा तो सिर्फ एक नाटक है। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर सीमा विवाद पर संजय रावत की चुनौती। कहा चीन जैसे भारत में घुसा है वैसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे। आपको बता दें कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा मुद्दे पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों राज्यों के बीच बढ़ते तनाव पर अब शिवसेना नेता संजय रावत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी बवाल होना तय है। दरअसल रावत ने कहा है कि हम कर्नाटक में उसी तरह से प्रवेश करेंगे जैसे चीन देश में प्रवेश कर गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यहाँ तक कहा है कि उन्हें इस मुद्दे पर किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। संजय रावत ने आगे कहा है कि हम इसे चर्चा के जरिए सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री आग लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में कमजोर सरकार है और इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रही है। ऐसे में दोस्तों बात विवाद तो हर किसी के बीच होता है, पर इस प्रकार का कटाक्ष और इस प्रकार का बयान देना दोस्तों, वो भी भारत स्तर पर बयान देना, जैसा कि चाइना जैसे उदाहरण, अगर आप भी मानते हैं ये पूर्णतः गलत है, इसकी निंदा की जानी चाहिए दोस्तों। तो संजय रावत की इन बातों को लेकर अपनी राय आप लोग अवश्य दीजिएगा। चलते हैं बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां नोएडा में आज से 9 बजे से स्कूल खोलने का आदेश। घने कोहरे और ठंड के कारण डीएम ने बदली टाइमिंग। बता दें उत्तर प्रदेश के कड़ाके की ठंड के चलते ग्रेटर नोएडा के 1 से 12वीं तक के स्कूलों को 9 बजे से खोलने का आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने गौतम बुद्ध नगर जिले के सभी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी कर दिया है। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।